हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में व्यस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का विन बीपीएससी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। यह सीरीज होगी एडोटेरिया 5000 प्लस बुक को कवर करने की। इस बुक में 100 सेट्स दिए गए और एक सेट में 50 क्वेश्चन दिए गए। ये 50 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि सारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपी पीसीएस या फिर बीएसएससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, यहाँ तक कि बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया गया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो अपलोड करूं, जिसके तहत आप लोग अच्छे से देखकर तैयारी कर सकें। और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सेट की तरफ। आज से हम लोग पहला सेट स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया? इसके सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। दोस्तों, यहाँ पे मैं केवल आंसर का ही एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि अगर सारे ऑप्शंस को एक्सप्लेन करने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैं केवल यहाँ पे आंसर को ही एक्सप्लेन करता चलूँगा, क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग रिविजन कर सकें। तो पहला का आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। और 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में कौन सा वंश का शासन चल रहा था? तो उस समय मुगल बादशाह अकबर का शासन चल रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी एक वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद रानाडे। गोविंद रानाडे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्र राष्ट्रवादियों में सम्मिलित नहीं थे। बात करें गोविंद रानाडे की, तो इन्होंने एक संस्था स्थापित की थी जिसका नाम था पूना सार्वजनिक सभा। इसके अलावा इंदु प्रकाश का भी संपादन किया था। व्यक्तिगत तौर पे गोविंद रानाडे को एक न्यायमूर्ति के रूप में जाना जाता है। एक न्यायमूर्ति थे, एक लेखक भी और एक समाज सुधारक थे। ये तीनों गोविंद रानाडे थे। इसके अलावा पुनः सार्वजनिक सभा और इंदु प्रकाश का संपादन भी किए थे। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। 1916 में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति। कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ कर दी गई थी 1916 के बाद से ही। कुछ इतिहासकार ये संतुष्टिकरण की नीति को ही भारत के विभाजन का जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन अगर बात करें 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की, तो उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था, जिसमें तिलक और जिन्ना का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके अलावा गरम दल और नरम दल भी आपस में मिल गए थे, जिसमें एनी बेसेंट के योगदान की बात की जाती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथ को। ऑप्शन सी सही है, लॉर्ड लिनलिथ को। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो डेट याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र के पवनार से हुआ था। प्रथम सत्याग्रही की बात करें तो विनोबा भावे थे। दूसरे में जवाहरलाल नेहरू आ जाते हैं और तृतीय में ब्रह्मदत्त का नाम आ जाता है। ये जो तृतीय ब्रह्मदत्त है, इनका इससे लेकर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले 5वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया था। ये साइमन कमीशन के संबंध में सही कथन है। बात करें साइमन कमीशन की, तो इसका गठन 1927 में होता है और ये भारत कब आता है? तो 1928 में आता है, जिसमें भारतीयों द्वारा इसका पुरजोर
विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साइमन वापस जाओ कमीशन का नारे लगाए जाते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिबरल पार्टी, ऑप्शन डी। लिबरल पार्टी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कहाँ किस वर्ष उन्होंने चुनाव जीता था? तो 1892 ईस्वी में चुनाव जीते थे। और कहाँ से चुनाव जीते थे? तो फिंसबरी से उनको चुनाव में जीत मिली थी। कौन से पार्टी ने टिकट दिया था? तो लिबरल पार्टी ने टिकट दिया था। दोस्तों बात करें कि चुनाव लड़ने वाले कौन थे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में, प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव लड़े थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी पहले भारतीय थे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि उनको जीत नहीं मिली थी। जीत मिली थी दादा भाई नौरोजी को लिबरल पार्टी से 1992 में फिंसबरी कंस्टिट्यूंसी से। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत पर हुणों का आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त एक गुप्त वंश का राजा था, शासक था। और इसी के टाइम में हुणों का आक्रमण होता है और इन्होंने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी किया था। ये क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछी जा चुकी है। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील के पुनरुद्धार करने वाले कौन शासक था? तो स्कंदगुप्त। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वातापी का शासक था और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। परमेश्वर और दक्षिणापंथेश्वर की भी उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख की बात करें तो इसके लिखने वाले दरबारी का नाम था रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख को लिखने का कार्य किया था। 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। इसका डी आंसर सही है। सत्यमेव जयते जो भारत का आदर्श वाक्य भी है, सत्य की विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात करें एक करंट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बताना जरूरी हो जाता है। G20 में जो भारत का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, वो कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाउपनिषद या महु उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का आदर्श वाक्य वसुदेव कुटुंबकम। 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इबादत खाना। इबादत खाना अकबर द्वारा बनाया गया उपासना भवन का नाम था। किसका बनवाया था? तो 1575 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था। और इसमें सभी धर्मों की प्रवेश की अनुमति अगले 3 वर्ष बाद मिली थी। 1578 ईस्वी में सभी धर्मों की प्रवेश की अनुमति मिली थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर के समय में। अकबर के समय प्रसिद्ध तानसेन बैजू बावरा प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्लस 13 तक हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। अब यहाँ से ज्योग्राफी के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस सेट में सारे के सारे आपको हिस्ट्री भी क्वेश्चन मिल जाएगा, पॉलिटी भी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा और साइंस, इसके अलावा विविध के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो सारे सेक्शन को इसमें कंपाइल किया गया है एक सेट में। तो इस सेट को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बढ़ जाती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न कहता है न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का मैप आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं न्यू कैसल पोर्ट कहाँ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया का अगर ये ईस्टर्न साइड हो गया, ईस्टर्न कोस्ट हो गया, और ये वेस्टर्न साइड हो गया, ये नॉर्थ और ये साउथ हो गया। तो अगर ईस्टर्न साइड में देखिए जहाँ ग्रेट बैरियर रीफ है, वहीं नीचे अगर देखा जाए यानी ईस्ट और साउथ के रेंज में, साउथ ईस्ट साइड में, तो यहाँ पे देखिए सिडनी के ऊपर में न्यू कैसल जो दिखाई दे रहा है, यहीं पे न्यू कैसल पोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है।
तो ये आप अगर क्वेश्चन ये पूछते कि किस दिशा में, मतलब किस पोर्ट पे है, तो ये ईस्टर्न साइड में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न कहता है देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन डी, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होती है। अन्य जो ऑप्शन दिया गया उसको भी पढ़ लेते हैं। यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर होती है। यह तो गलत है दोस्तों, क्योंकि यह अगर पृथ्वी हो जाता है तो पृथ्वी को अगर बीच से उत्तरी और दक्षिण गोलार्ध में बांटे तो इसको कहते हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, और यानी अक्षांश रेखा ये हो जाएगा। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो यह समानांतर न होके एक तरह से कहा जाए एक दूसरे पे लंबवत है। दूसरा, इसकी संख्या 180 होती है, ये भी गलत है। इसकी संख्या 360 होती है, क्योंकि 360 डिग्री इसमें कोण बनता है और एक कोण पे एक इसकी संख्या होती है, इस टाइप से। अगला है यह रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है, ये भी गलत है। यह रेखा दूरी को न बल्कि समय को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। यानी दोस्तों ये दक्षिण भारत की जो चोटी है, पहाड़ियाँ है, उसके बारे में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उत्तर से जाके हम लोग को दक्षिण में खत्म करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नल्लामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, देन अन्नामलाई पहाड़ियाँ। इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पहले कोंडा पर्वत श्रेणी के जस्ट पैरेलल में चल रहा है नल्लामलाई पहाड़ी, और यहाँ पे देखा जाए तो जवादी पहाड़ियाँ, फिर इधर तमिलनाडु साइड में नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर इधर हो जाता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। तो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए तो यही क्रम बनता है, नल्लामलाई, जावादी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में स्थित है, बाकी जवादी और नीलगिरी, अन्नामलाई, ये तीनों तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोसी। कोसी नदी जो है अपनी मार्ग बदलने के लिए काफ़ी विख्यात है, और देखा जाए तो यह नेपाल से निकलती है और काफ़ी तेज़ गति से बिहार में प्रवेश करती है, जिसके कारण से यह मार्ग बदलती है तो काफ़ी विनाशकारी बाढ़ लाती है। इसे बिहार की शोक नदी भी कहा जाता है। कोसी की अगर सहायक नदी की बात करें तो अरुण इसकी सहायक नदी है, और अरुण प्रोजेक्ट भारत द्वारा नेपाल में बनाया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। किस प्रकार के प्रारूप में किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण से अनुर्वर हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण से अनुर्वर हो जाती है। लेटराइट मिट्टी का विकास जो भारत के दक्षिण भाग है, खास करके केरला वाले रीजन में हुआ है। यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जो कि लेटराइट मिट्टी की एक विशेषता भी है। चलिए प्रश्न संख्या 19, यहाँ से फिजिक्स का क्वेश्चन यानी साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो जा रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के समय में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्रकृति का है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बात करें प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग, यह किसने बताया था, तो एक हाइजन नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। कण प्रकृति किसने बताया था, तो न्यूटन ने बताया था, और ऊर्जा के रूप में होती है, फोटोन के रूप में होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, किण्वन। किण्वन की प्रक्रिया बायोगैस में होती है, और बायोगैस में कौन सी मुख्यतः गैस निकलती है, तो इसका हो जाएगा CH4। इसको बायोगैस का उपयोग खास करके किचन यानी कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, घटता है, वहीं रहता है, का पता नहीं लगाया जा सकता है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बढ़ता है। अगर बात करें पीरियोडिक टेबल का दोस्तों, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए सेल होती है, सेल की संख्या बढ़ जाती है, तो इस कारण से इसका रेडियस बढ़ जाएगा। पहले मान लीजिए कि 2 सेल था, अगले अगर नीचे दूसरे ग्रुप में 2 सेल था, तीसरे ग्रुप में जाएंगे तो 3 सेल हो जाएगा। तो अब इसलिए यहाँ से यहाँ तक का ये छोटा आर, ये बड़ा आर बड़ा हो जाएगा तो रेडियस बड़ी हो जाएगी, जिस कारण से परमाणु का आकार में वृद्धि हो जाएगी। वहीं अगर बोल दिया जाए कि लेफ्ट से राइट जाए, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और यहाँ पे आपको पता है प्रोटॉन है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो ये धीरे धीरे करते हुए छोटा ही फोर्स लगाएगी, लेकिन ये पास आने की कोशिश करेगी, जिस कारण से रेडियस का आकार कंपैरेटिवली छोटा होते जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में वृद्धि होती है। 22 नंबर प्रश्न करता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धूल कण। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो यौगिक की ऑक्सीकरण की संख्या हमेशा 0 होगी। 24 नंबर प्रश्न कहता है सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण यौगिक। यानी सांप काटने पे जो विषरोधी सुई बनेगी उसमें कौन सा यौगिक रहेगा? तो सोने की बना हुआ यौगिक रहेगा। 25 नंबर प्रश्न कहता है दाब का विमेय सूत्र क्या हो जाएगा? तो दाब जैसे आप लोगों को पता है फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर डायमेंशन निकाला जाए तो फोर्स का होता है mL/T⁻⁻2 और एरिया का हो जाता है L²। तो L² यहाँ पे जाएगा तो +1 और +1 -2 यानी -1 ओवरऑल कर देगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा mL-1T⁻²। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। दाब का विमेय सूत्र mL-1T⁻²। जैव सेल क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट। सबसे उत्तम कोटि का जो कोयला होता है एंथ्रासाइट होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला बिटुमिनस प्रकार के पाया जाता है। और चलिए कोयला में कार्बन होता है। 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क का निम्न में से कौन सा भाग से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सेरेब्रम से। सेरेब्रम या सेरिब्रम इसको कहा जाता है। ये याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क से संबंधित भाग है। बात करें तो यह सेरेब्रम के बारे में, तो यह सबसे डेवलप भाग है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक गति, चिंतन आदि का समन्वयन होता है। ये अग्रभाग का माइंड का अग्रभाग 3 भागों में जो बांटा गया, अग्र हो गया, मध्य हो गया और पार्श्व हो गया, तो अग्रभागों में ये होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न कहता है एक जीवाश्म पक्षी के नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्कियोरेक्टिक्स। आर्कियोरेक्टिक्स एक ऐसा जीवाश्म पक्षी है जो पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप जैसी अन्य विशेषताएं इसके पास होती है। 29 नंबर प्रश्न कहता है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि हम जानते हैं कि हमारा शरीर जो होता है लगभग 70% तक इसमें जल होता है, H2O होता है। तो इस प्रकार से भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न को परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वोल्टमीटर। परिपथ में 2 बिंदु ए और बी हो गया, इन दोनों के बीच में अगर वोल्टेज विभवांतर मापना हो तो इसमें वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर जब भी लगाया जाएगा तो ये हमेशा पैरेलल यानी समानांतर श्रृंखला में लगाया जाएगा। बात करें एमीटर का तो ये धारा मापने के लिए यूज किया जाता है और ये हमेशा सीरीज में होगा। तो वोल्टमीटर जो होगा पैरेलल में होगा और एमीटर होगा सीरीज में लगाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है। अब यहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाती है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। कौन से मौलिक अधिकार निलंबन नहीं किया जा सकता है?
तो 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्राक्कलन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो प्राक्कलन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कब से कब सेशन स्टार्ट होती है? तो 1 जून से स्टार्ट होता है और 30 अप्रैल में जाके खत्म हो जाता है। इसके अध्यक्ष की बात करें, इसके सदस्यों की बात करें तो 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए, एक 33 नंबर प्रश्न करता है, निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की संसद। भारत के संसद के बाद ही, संसद से अनुमोदन के बाद ही संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है। संचित निधि जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 के 2 में इसका वर्णन किया गया है। 34 नंबर प्रश्न करता है, भारतीय संविधान में विधि की समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली लिया गया है, एकल नागरिकता लिया गया है और विधि के समक्ष समता भी लिया गया है। 35 नंबर प्रश्न करता है, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लिखित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 20। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। यह अनुच्छेद की बात करें तो 368 अनुच्छेद हो जाता है। कौन से देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। एक साधारण बहुमत से होता है, दूसरा हो जाता है विशेष बहुमत, तीसरा हो जाता है विशेष बहुमत, साथ में आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी प्राप्त करना होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर कहता है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में है भाषाओं का उल्लेख, या कौन सी अनुसूची में हो जाएगा? तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम, दल बदल हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 2 का 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 1, यानी ऑप्शन बी मिल जा रहा है। सारे ऑप्शन मिला लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन क्या चीज से था? तो 11वीं अनुसूची से था। भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी कानून जो है 9वीं अनुसूची का विषय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2, 2 का 1, 2 का 1, 3 का 4, 3 का 4, 4 का 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के। 1833 के चार्टर अधिनियम की बात करें तो इसमें कंपनी का अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। साथ में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल भी कहा जाने लगा। इस प्रकार से विलियम बेंटिक उस समय भारत का जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। इसके अलावा दास प्रथा का भी उन्मूलन की बात कही गई थी, जो कि आगे चल के 1843 में पूरी तरह से इसको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 38 नंबर प्रश्न करता है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज और झींगा उत्पादन से। अन्य क्रांतियाँ जो है लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है। गोल्डन क्रांति जो है बागवानी, शहद और फसल आदि के उत्पादन से है संबंधित है। 39 प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड जुड़वा के नाम से जाना जाता है? अब इकोनॉमिक्स का प्रश्न स्टार्ट हो गया यहाँ, तो इसका सही विश्व बैंक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1944 में USA के न्यू हैम्पशायर में हुआ था। और ये जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के कगार पे था तो उस समय वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो अमेरिका और सहयोगी खास करके मित्र राष्ट्र देशों द्वारा IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। बात करें तो IMF और विश्व बैंक आज भी प्रचलन में। IMF जहाँ अल्पकालीन ऋण यानी किसी भी देश की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए देता है, वहीं वर्ल्ड बैंक विकासात्मक कार्यों के लिए ऋण देता है। तो ये दोनों IMF और विश्व बैंक का संबंध ब्रेटन वुड सम्मेलन से भी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया? इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन बी,
1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात करें इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1935 में की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और इसकी प्रथम गवर्नर की बात करें तो उस समय सर ओसबर्न स्मिथ थे। और भारतीय गवर्नर की बात करें, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सर सी.डी. देशमुख का नाम आता है। 41 नंबर प्रश्न करता है हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। हिंदू राष्ट्र का विचार बी.डी. सावरकर का था। बी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत संस्था की गठन किया था। इसके अलावा वार फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस नाम की पुस्तक भी लिखी थी। 1904 अभिनव भारत संस्था, वार फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस, बी.डी. सावरकर। 42 नंबर प्रश्न करता है भारत में आयकर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट है और एक तरह से इंक्रीमेंट वाला टैक्स है। ये एक के समय तक प्रगतिशील रहता है, उसके बाद से यह समान हो जाता है। 43 नंबर प्रश्न करता है कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य होना चाहिए, तो शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश का। केरल का मोहिनीअट्टम, उड़ीसा का ओडिसी और कर्नाटक का यक्षगान वहाँ का लोक नृत्य है। 44 नंबर प्रश्न करता है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मलखम। मलखम से हिमानी उत्तम पर्व का संबंध है। 45 नंबर प्रश्न करता है निपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दादू दयाल। दादू दयाल निपक आंदोलन के प्रेरणा थे। और दादू दयाल किसके शिष्य थे, अनुयायी किसके थे, तो कबीर के अनुयायी माने जाते हैं। 46 नंबर प्रश्न करता है द्रक्मा सिक्का किसने चलाया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीक। ग्रीकों द्वारा प्राचीन काल से ही द्रक्मा सिक्का प्रचलन में लाया गया था। हालांकि 19वीं शताब्दी के मध्य में द्रक्मा सिक्कों को आधुनिकीकरण किया गया था, लेकिन सन 2001 और 2 में द्रक्मा सिक्का को यूरो द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो द्रक्मा सिक्का वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं है, अब उसके जगह पे ग्रीक में यूरो का प्रचलन है। 47 नंबर प्रश्न करता है 47 नंबर प्रश्न करता है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियल का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं, उसे खादर कहा जाता है। एलुवियल मिट्टी का वैसा जो बाढ़ के कारण से विकास होता है उसे खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी जो होती है ज़्यादा उपजाऊ होती है, और वैसे एलुवियल मिट्टी जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है उसे बांगर मिट्टी कहा जाता है। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नंबर प्रश्न कहता है वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेजी से कम होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे थर्मोक्लाइन कहा जाता है। थर्मोक्लाइन वैसी सीमा है जहाँ तापमान काफ़ी तेजी से कम होता है। 49 नंबर प्रश्न है बेसल मापदंड का संबंध किससे है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र से बेसल मापदंड का संबंध है। बेसल मापदंड बैंकिंग क्षेत्र। 50 नंबर प्रश्न करता है इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नल्ड टॉयनबी, ऑप्शन डी सही है। बात करें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तो प्रथम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1760 के करीब में मानी जाती है और यह 1840 तक चला था। इसमें भाप इंजन का प्रयोग काफ़ी बहुतायत तरीके से किया गया था और खास करके कपड़ा यानी बस उद्योग में काफ़ी सफल भी रही थी। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है डिस्कशन के साथ। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है तो जल्दी एक नज़र स्मरणीय तथ्य पर भी डाल लेते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल के अवशेष दमदमा से मिला है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए बुर्जहोम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्त आवास का साक्ष्य बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य बुर्जहोम। जीता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल से। बार बार एग्जाम में पूछा गया है। युग में समाधियों का प्रमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगा और लोथल से।
नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग हुआ है कालीबंगा से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। शवों को दफनाने का प्रचलन हड़प्पा में था, जबकि जलाने का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैलकृत स्थापत्य का प्राचीनतम प्रमाण धौलावीरा से, और धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ हड़प्पा। धौलावीरा ही वो जगह था जहाँ 3 भागों में विभक्त था। मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। वहीं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य पूछे तो कोल्डिवा आंसर हो जाएगा। आग का आविष्कार, आग पूरा फैल गया, पूरा पाषाण काल। वहीं पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में रहता है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था, जबकि प्रयुक्त प्रथम धातु की बात करें तो वहाँ पे आंसर तांबा हो जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भोपाल। भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल और सुतकोता। वहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त यानी जुड़वा राजधानी किसने कहा था, तो पिगट मोहन ने कहा था। इस प्रकार से हमें स्मरणीय तत्व को भी पूरा कर लिया है। 1 से 50 तक प्रश्न को पूरा किया, फिर स्मरणीय तत्व को भी कंप्लीट कर लिया। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले सेट के साथ, तब तक जय हिंद।